नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संज्ञा एवं उसके भेद के विषय में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों तक वीडियो जरूर पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। बात आती है संज्ञा की। तो संज्ञा शब्द का अर्थ ही होता है नाम। नाम अर्थात नेम। कहने का मतलब यह है कि इस समस्त विश्व में प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु का कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है। जैसे मेरा और आपका नाम है, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं उन सबका कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है। इन्हें ही संज्ञा कहते हैं। परिभाषित रूप में अगर आप इसे समझें, सपोज अगर आपको संज्ञा की परिभाषा लिखने के लिए कहा जाए तो आप सिर्फ एक लाइन में उसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। साथ ही कुछ उदाहरण लिख दीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स। किसी व्यक्ति का नाम राधा, मोहन, श्याम, सीता। किसी वस्तु का नाम बोर्ड, मार्कर, पेन, पुस्तक, कुछ भी। किसी स्थान का नाम लिख दीजिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कुछ भी। या आपके कुछ उदाहरण हो जाएंगे, ऐसे कुछ उदाहरण लिख दीजिए। ठीक है। फिर बात आती है संज्ञा के भेद के, कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा के भेद दो आधारों पर किए गए हैं। प्राचीन विद्वानों ने संज्ञा को 5 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बात आती है कि जो आधुनिक विद्वान हैं उन्होंने इसे सिर्फ 3 भेद इसके बताए हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आप देख रहे हैं शुरू में यहां भी 3 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो आधुनिक जो विद्वान है उन्होंने क्या किया कि ये समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, इन सबको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख दिया है। इसलिए आधुनिक विद्वानों के अनुसार संज्ञा के सिर्फ 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम इन सब के विषय में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो भेद है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे एक विशेष वस्तु, एक विशेष व्यक्ति या एक विशेष स्थान का बोध होता है, स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण भी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा उसको देखते हैं, क्योंकि दोनों उदाहरण को हम एक साथ समझेंगे। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी वस्तुओं, सभी व्यक्तियों एवं सभी स्थानों के नाम का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनके अंतर को समझते हुए चलिए फिर आप इन्हें एक साथ आसानी से समझ लेंगे। यहां पर बात की गई है कि एक विशेष व्यक्ति का नाम, एक विशेष स्थान का नाम हो या किसी एक विशेष वस्तु का नाम हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, सभी वस्तुओं या सभी स्थानों का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को कहा गया है। तो अगर हम इसे इस प्रकार समझे उदाहरण के माध्यम से, अगर हम कहते हैं लड़का, तो लड़का एक जाति का बोध कराता है, क्योंकि छोटे लड़के, बड़े लड़के, देसी लड़का, विदेशी लड़का, शहर का लड़का, पहाड़ी लड़का, इस प्रकार बहुत सारे लड़के हैं। इसी प्रकार लड़की भी अगर हम उधर रखें तो लड़कियों के भी ऐसे छोटी लड़कियां, बड़ी लड़कियां, सुंदर लड़कियां, ऐसे बहुत तरह की लड़कियां हैं। पर अगर एक विशेष नाम दे दिया जाए, अगर हम यहाँ पे लिख दे राम, तो एक विशेष नाम हो गया, एक विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा और यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार अगर हम कहें गाय,
तो आप समझिए कि गायें तो कई प्रकार की होती हैं, देसी गाय, विदेशी गाय, जर्सी गाय, हरियाणवी गाय, कई प्रकार की गाय, पहाड़ी गाय। पर अगर हम एक गाय का नाम यहाँ पे रखें तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम यहाँ पे लिख दें देसी गाय या जर्सी गाय, विदेशी गाय, यहाँ पर आप किसी भी एक गाय का नाम लिख दीजिए तो वह आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगर हम कहें पहाड़, तो आप समझ रहे हैं कि कई प्रकार के पहाड़ होते हैं और सबके नाम भी अलग अलग हैं। पर अगर हम एक विशेष पहाड़ का नाम ले लें तो कहाँ आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम यहां पर लिख दें हिमालय तो यह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार अगर हम कहें नदी, तो नदियों से भी कई प्रकार की नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी कहने से छोटी नदी, बड़ी नदी, चौड़ी नदी और सभी प्रकार की नदियां हैं ना, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, तो सभी प्रकार की नदियों का बोध होता है। पर अगर हम यहां पर कह दें गंगा तो एक विशेष नाम हो जाता है, तो यह आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगर मैं कहूं आपसे शहर, तो शहर का मतलब तो सारे शहर हैं, पर अगर एक शहर विशेष का नाम ले लिया जाए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, बनारस, हरियाणा, पंजाब, कुछ भी, तो वह कहां आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम यहां लिख सकते हैं जैसे दिल्ली। बहुत आसान है इन्हें समझना। ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा को देखते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टाओं आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें समझने का भी मैं आपको तरीका बताती हूं। भाववाचक संज्ञा अर्थात भाव का मतलब क्या होता है? फीलिंग। तो ये ऐसे शब्द होते हैं, इन्हें पहचानना आसान है कि इन्हें हम छू नहीं सकते, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। अर्थात भाववाचक संज्ञा अनुभवजन्य होते हैं परंतु अस्पर्शी होते हैं, मतलब इन्हें छुआ नहीं जा सकता। तो कैसे शब्द? जैसे अच्छाई, बुराई, सच्चाई, ईमानदारी, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, बीमारी, ये सब क्या है? ठंडक, सर्दी, गर्मी, ये सब क्या है? भाव हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों को पहचानने का यह एक तरीका है कि आप इन्हें पहचान सकते हैं इस माध्यम से कि ये अस्पर्शी होते हैं, इन्हें हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, इस प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है। चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा। समूह शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है कि समूह का अर्थ होता है ग्रुप। कहने का मतलब यह है कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे एक समूह के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, अगर हम कहें कक्षा, तो कक्षा कहने से कक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यार्थियों, सभी स्टूडेंट्स का बोध होता है। अगर हम कह दें सेना, तो सेना के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों का बोध होता है। इसी प्रकार अगर हम कह दें संघ, तो भी यह एक समूहवाचक शब्द है। अगर कहा जाए परिवार, तो परिवार कहने मात्र से परिवार के अंतर्गत आने वाले सभी सदस्यों का बोध होता है। इस प्रकार इन्हें पहचानने का तरीका कैसा है? आप समूह शब्द से ही समझ सकते हैं कि उनसे उस ग्रुप में आने वाले सभी व्यक्तियों का बोध होता है। ठीक है। अगला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे ठोस, तरल, धातु एवं अधातु सभी पदार्थों का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा? कहने का मतलब यह है कि इसमें
मापने तौलने वाली सभी वस्तुएं आती हैं, जिन्हें हम नापते हैं, तौलते हैं। इस प्रकार की जितनी भी वस्तुओं के नाम आपको यहाँ पे मिलते हैं वह सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे अगर हम कहें दूध, पानी, घी, तेल, लोहा, सब धातुओं के नाम है ना, लोहा, सोना, चांदी, जिन्हें हम नापते तौलते हैं। सब्जियों के नाम, इसमें क्या लिखा, अगर मैं सब्जी लिख दे रही हूं तो सभी प्रकार की जितनी भी सब्जियां होती हैं वो सब उन सब्जियों के नाम। राशन, राशन के अंतर्गत आने वाले सभी राशन का नाम, फल का नाम, इन सबको हम नापते हैं, तौलते हैं। इन्हें कहाँ रखा गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो ये हो गए आपके संज्ञा के पांचों भेद। मैंने आपको बताया भी है कि आधुनिक विद्वानों ने क्या किया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को उन्होंने जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख दिया है। तो आधुनिक विद्वानों ने 3 भेद माने हैं और प्राचीन विद्वानों ने संज्ञा के 5 भेद माने हैं। तो उम्मीद करती हूं कि आपको संज्ञा एवं उसके भेद भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।